Welcome. You are studying Newton's second law. और हमने न्यूटन से सेकंड लॉ में एक चीज देखी थी। वो क्या देखा था कि एफ एक्सटर्नल जब भी होगा तो ए आएगा, और ए अगर जीरो होगा तो एफ नेट या एफ एक्सटर्नल एफ नेट कर लीजिए, एफ नेट शुड बी जीरो। ये हमने देख लिया था। और साथ में हमने देखा था मोमेंटम को हमने बोला था P इजिकल्स टू एम वी। और ये भी हमने कहा था कि अगर मोमेंटम में चेंज करते हैं, आप मोमेंटम में चेंज करते हैं, यानी P1 मोमेंटम से आप P2 करते हैं, तो बिना फोर्स के इट इज नॉट पॉसिबल, यानी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। फोर्स इज नीडेड, गॉट इट, फोर्स इज नीडेड। और साथ में हमने ये भी कहा था कि चेंज इन मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होगा, यानी मोमेंटम में चेंज, यानी P2 माइनस P1, यही तो चेंज होगा। मोमेंटम में चेंज जो होगा जिस डायरेक्शन में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगी। तीसरा हमने ये कहा था कि जो चेंज इन मोमेंटम ही नहीं, बट विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही, विद रेस्पेक्ट टू टाइम पर भी ये फोर्स डिपेंड करेगी। ये सारी चीजें क्लियर हो रही है, ये ध्यान रखनी है आपको। अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको। क्या बताता हूं कि जैसे सपोज कीजिए दो बॉडी हैं, दोनों का मास डिफरेंट है। अगर इनके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, सेम फोर्स, दोनों के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से क्या मोमेंटम आएगा? डेफिनेटली मोमेंटम आएगा। लेकिन ध्यान रखना, मोमेंटम के लिए टी भी होना चाहिए। तो हम ये भी लिख देता हूं कि सेम टाइम पर, सेम टाइम के लिए दोनों बॉडीज पर सेम फोर्स लगाते हैं। कहने का मतलब है कि भाई यहां पर एक छोटा सा पत्थर रखा था और ये यहां पर एक कोई वुडन बड़ा कोई चीज रखी हुई है, तो आप जब इस पर सेम टाइम पे जो भी सेम फोर्स लगाएंगे, उससे जो मोमेंटम आएगा दोनों पर सेम आएगा। ये ध्यान रखना है, मोमेंटम जो है सेम हो जाएगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मोमेंटम में, दोनों में मोमेंटम सेम आएगा। कैसे हो गया ये? देखो जरा, इसके लिए मैं एक आपको, इस चीज को हम एक लॉ से समझ सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था, जो फोर्स होती है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। तो चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट, अपॉन टाइम। तो एक बात देखना जरा, यहाँ पे इसके लिए शुरुआती मोमेंटम तो जीरो था, बाद का मोमेंटम v मान लिया, m1 इंटू वी हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम तो लिख दिया मैंने m1 v माइनस जीरो। ये चीज समझ में आई? शुरुआती मोमेंटम क्योंकि रेस्ट पर है तो जीरो, और बाद का मोमेंटम m1v, तो इन दोनों का डिफरेंस ही लिख दिया m1v माइनस जीरो। और सेम टाइम के लिए लगा, सपोज t टाइम के लिए लगा, तो ये f, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो इससे क्या हुआ, m1v अपॉन t इज इक्वल्स टू f। करेक्ट? बोलिए, ठीक है? ठीक है, अब इसके लिए क्वेश्चन लिखिए। f अगेन इसके लिए लिखेंगे आप, इज इक्वल्स टू, शुरुआत में जीरो होगा तो m2v अपॉन टी। बोलिए बोलिए, m2v अपॉन टी। अब जरा देखो, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, f इंटू टी इज इक्वल्स टू m1v, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ f इंटू टी इज इक्वल्स टू m2v, या v1 v2 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वेलोसिटी में अंतर आएगा डेफिनेटली। लेकिन मजे की बात तो देखो, दोनों के LHS क्या है? दोनों के LHS क्या है? दोनों के LHS हैं सेम। इट मीन्स कि जो RHS हैं वो भी सेम होंगे। तो इस बात से हमने ये प्रूव कर दिया कि दो बॉडीज पर अगर सेम फोर्स लगाते हैं सेम टाइम के लिए, तो इन दोनों में मोमेंटम क्या आता है? सेम आता है। तो लिख दो, वन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, नोट डाल के लिखो, of second law is, if the same force is applied for the same time for different bodies,
हैव सेम चेंज इन मोमेंटम। यहाँ चेंज इन मोमेंटम सेम आता है क्योंकि ये चीज क्या थी, चेंज इन मोमेंटम थी। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कर है ये जो राइट हैंड यही तो चीज सेम आएगी, कॉजेस चेंज इन मोमेंटम सेम। करेक्ट। एक और चीज देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, खास बात यह है कि हमने जो है अब तक आपने जो केस देखे उसमें मोमेंटम और फोर्स की डायरेक्शन हमने एक ही रखी है, यानी कि मोमेंटम इसके ऊपर जो फोर्स लगाई थी ऐसे, तो ये भी ऐसे ही गया है। करेक्ट। तो मोमेंटम की डायरेक्शन देखो, यहाँ पर मोमेंटम क्या होगा, एम यू, और यहाँ पर क्या होगा, एम वी। फोर्स लगाने के बाद ये फोर्स लगा दिया हमने इस पर, इसके बाद में डेफिनेटली एम वेलोसिटी बढ़ गई होगी इसकी, तो मोमेंटम हो जाएगा। लेकिन मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है, इसकी डायरेक्शन देखो आई कैप और इसकी डायरेक्शन देखो आई कैप, दोनों की डायरेक्शन सेम। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मोमेंटम की डायरेक्शन सेम रहे, मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट भी हो जाती है। कैसे, देखो ऐसे एक केस लेते हैं, देखो मोमेंटम की डायरेक्शन को अपोजिट करके दिखाता हूं मैं आपको। होगा क्या कि सपोज ये वॉल लेते हैं, इस वॉल पर बॉल मारते हैं तो बॉल ऐसे जा रही है, तो इसमें यू से चल रही है बॉल, मास एम है बॉल का, तो देखना इसका मोमेंटम क्या आ रहा है, एम यू, डायरेक्शन आई कैप लिखोगे इधर की तरफ। अब ये टकराने के बाद बॉल इधर आ गई, सपोज हॉरिजॉन्टल लौट के आती है ऐसे ही, तो मास अगेन एम, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी क्योंकि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई होगी, कुछ दीवार ने बड़ी होगी घटी होगी हमारा लेना देना नहीं है, पर चेंज हो गई होगी, हमने यू की बजाय वहाँ क्या लग दिया वी, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी। डायरेक्शन दो, माइनस आई कैप करोगे अब आप यहाँ पर। गॉट इट। तो यहाँ मोमेंटम की डायरेक्शन बदल चुकी है, तो ये केस है वेयर मोमेंटम डायरेक्शन इज चेंज्ड, डायरेक्शन इज रिवर्स्ड या चेंज्ड। तो हमेशा जरूरी नहीं है मोमेंटम की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में शुरुआत में मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में आपको उस मोमेंटम मिले, मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। सपोज एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल हो गया बॉल को हिट करने का। दूसरा एग्जांपल लो आप, और देखो मोमेंटम की डायरेक्शन में चेंज कराने पर यहाँ बिना फोर्स के तो मोमेंटम का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होती है, लग रहा है ना। ये देखो यहाँ पे दीवार नहीं होती तो इसको मुड़ जाती क्या बॉल, नहीं मुड़ती। तो इसमें फोर्स जो है जरूरी है, फोर्स क्या काम करेगी, फोर्स एक काम तो ये करेगी, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकती है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज करेगी। और दूसरा काम क्या कर सकती है फोर्स, दूसरा काम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। तो दोनों काम कर सकती है। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो आप समझ गए, यहाँ से यू से भी हो गया, डायरेक्शन भी समझ में आ गई। एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ आपको इसका। सपोज आपने एक पत्थर बांधा हुआ है रस्सी से, और ये आपने इसको घुमाना स्टार्ट किया, तो जैसे ही आप इसको घुमा रहे हैं तो आप बताइए क्या हो रहा है, घूम रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां पर इसकी वेलोसिटी थी u, मास m था। सपोज ये यहां आया, पत्थर घूम के ऐसे घूम रहा होगा ना, यहाँ जा रहा होगा, यहाँ हम इस जगह पे ले रहे हैं इसको, ये पत्थर घूम के जब यहाँ आया होगा, इसकी वेलोसिटी को मैं लिख देता हूँ, चलो कांस्टेंट ही रखता हूँ वेलोसिटी, और मास भी कांस्टेंट रखता हूँ। अब इस केस में फोर्स की रिक्वायरमेंट है क्या, बताओ, एफ इज नीडेड और नॉट। आप बोलेंगे एफ इज नॉट नीडेड क्योंकि इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एम यू, यहाँ पे मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगेन एम यू। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जब चेंज नहीं होता है तो फोर्स की जरूरत नहीं है। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता मतलब यू चेंज नहीं, यू चेंज नहीं तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है तो एफ नेट जीरो होती है, ऐसे ही कहेंगे ना। लेकिन अभी हमने बोला है कि डायरेक्शन भी फोर्स की रिक्वायरमेंट
जरूरत पड़ती है। तो यहाँ देखो जरा, इस जगह पर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन देखो मोमेंटम की। यू क्या होता है, टेंजेंशियल होता है, पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। तो मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ ये होगी ऊपर, और इधर देखना टेंजेंशियल होगा, ये मोमेंटम की डायरेक्शन हो गई यहाँ। तो ये मोमेंटम की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और मोमेंटम की डायरेक्शन में चेंज तो एफ तो चाहिए, एफ इज नीडेड। अभी एफ लगा कौन रहा है, सीधी सी बात है, हम लगा रहे हैं। हाथ से जो फोर्स लगाते हैं ना घुमाने के लिए, ये हाथ जो आपका है ये फोर्स लगा रहा है, इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। करेक्ट। तो ये दोनों एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। स्टार्ट कीजिए। To change the magnitude of momentum, force is needed. But it should be noticed that in order to change the direction of momentum also, whether the magnitude is constant or not, force is required. To change the direction also, to change the direction of magnitude also, force is needed. This can be understood by the following examples. Example number one, first, if a ball moving with, if a ball of mass m, initial velocity u, moving in x direction, strikes a ball, and if it returns back, then there is change in the direction of the ball as shown in the figure. फिगर बनाओ, डायरेक्शन चेंज है ना। This force which has introduced the change in the momentum direction, in the direction of momentum, this change which has introduced the change in direction is applied by the reaction force of the ball. Similarly, another example can be if a ball is tied with a rope or a string and rotated in a circular path by our hands, we find that at points A and at point B of this circular motion, the direction of momentum has changed or reversed. This force which has changed the direction of momentum is provided by our hands. Alright? Is provided by our hands. ये हमने चीज़ें पढ़ ली। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा हुआ था न्यूटन का, सेकंड लॉ को देखते हैं, उससे कुछ ड्राइव करते हैं। टॉपिक डालो। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ कैसे लिखेंगे आप? देखो न्यूटन का स्टेटमेंट, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या पता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp upon dt, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force.
या नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। अप्लाइड फोर्स भी लिख सकते थे। अप्लाइड फोर्स में 3 लग रही है, उनका नेट कर देना हमें। इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। ये लास्ट की लाइन की जरूरत नहीं है, जरा मैथमेटिकल फॉर्म को देखना चाह रहे हैं तो देखो। न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है कि एफ अप्लाइड और एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सपोज ये बॉडी थी m मास, और इसमें वेलोसिटी इसकी u ले लो, तो हमने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई उससे क्या होगा, इस फोर्स से, इस बॉडी का मास से, और ये हो गई वेलोसिटी v। ऐसे लिख रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं कि जो एफ नेट हमने लगाई, एफ नेट बोलो या एफ अप्लाइड बोलो, एफ नेट क्यों लगाई है, क्योंकि अगर यहाँ फ्रिक्शन की होती ना, हम लगा रहे हैं 4 की, हमने तो दी 4 की हाथ से, लेकिन फ्रिक्शन की मान लो लग रही है अपोजिट में 1 की, तो हम इस पर कितनी लगी, 3 की। एफ नेट का मतलब समझ लेना, जितनी लग रही है उनको जोड़ के या उनको घटा के आंसर देना है हमें। एफ नेट का मतलब ये, और मैं जब आपको फ्रिक्शन क्वेश्चंस कराऊंगा जब और क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये समझ लो एफ नेट क्या है। एफ नेट का मतलब है 2-3 फोर्स लग रही हो उनका सम, कम से कम 2 तो है ही है, ठीक है। और इसी को हम एफ अप्लाइड भी बोल सकते हैं, करेक्ट। तो एफ नेट जो है, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, के लिख लो उसको, कांस्टेंट को। चेंज इन मोमेंटम ऊपर का मतलब है डी पी अपॉन डी टी। टाइम तो लिख देते हैं चलो टी, ठीक है, या डी टी रहने दो चलो टाइम को। चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखोगे, इसको भी चलो चेंज कर लो, टी लिख दो इसको। इसको कैसे लिखोगे, अभी टी कैसे लिखा है समझ लेना। ये यहाँ पे शुरुआत में गाड़ी चली 0 थी, यहाँ पे टी समय लगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल टाइम किया, 3 - 0 टी लिख दिया। अब शुरुआती मोमेंटम देखो, बाद का मोमेंटम फाइनल एम वी, तो एम वी माइनस एम यू, ये तो होगा क्या, डी पी, और डी टी हमने ही लिखा हुआ है चेंज इन, करेक्ट। तो इसको देखो के, एम को कॉमन ले लो, तो ये क्या बना, वी माइनस यू अपॉन टी। अब बता सकते हैं वी माइनस यू अपॉन टी क्या नजर आ रहा है, यार स्मार्ट, ये ए नजर आ रहा है। तो ये एफ इजिकल्स टू क्या हो गया, के एम ए, और यहाँ पर क्या करते हैं होशियारी से, के इजिकल्स टू 1 लिख लेते हैं कांस्टेंट को, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, इजिकल्स टू एम ए, गॉट इट। के कितना होता है यहाँ पे, कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा एफ इजिकल्स टू एम ए। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। जल्दी उतार दो इसको फटाफट। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म और अनदर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। इसमें यूनिट देखो, एफ की यूनिट क्या देनी है हमें, न्यूटन, एफ इज इन न्यूटन, एफ की यूनिट क्या होगी, फोर्स की न्यूटन होगी, और ये इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, देखो इसको एम को किलोग्राम में, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यूनिट ऑफ एफ इन एसआई सिस्टम इज न्यूटन, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कल इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।